हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं आज सीबीएसई मैथ्स ऑब्जेक्टिव सीरीज। सीबीएसई मैथ्स ऑब्जेक्टिव सीरीज, सीबीएसई मैथ्स ऑब्जेक्टिव सीरीज क्लास 12th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन से नहीं लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सीरीज क्लास 12th। तो क्लास 12th में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू, प्लस में असर्शन रीजनिंग और प्लस में केस बेस्ड क्वेश्चंस, इन सबको हम यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज में कंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 तक चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस में हमने कवर किया था, क्वेश्चन नंबर 32 तक, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 4 चॉइसेस में 1 करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चन किए थे। अब हम कर रहे हैं असर्शन रीजनिंग। तो हमें देखते हैं बेसिक क्या क्या था जो हमने पढ़ा था फंक्शंस में जिसकी ज़रूरत है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या थे एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमें सबसे पहले फंक्शंस को अगर ए टू बी दे रखा है, फंक्शंस ए टू बी, तो हमें क्या इसमें देखना है। सबसे पहले काउंटिंग में, हाँ बेसिक क्वेश्चंस काउंटिंग के होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में काउंटिंग ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अगर मान लो ए से बी कोई फंक्शन दे रखा है, अगर आपको इंजेक्टिव दिखाना है तो इंजेक्टिव के लिए ए में वैल्यू कम होने चाहिए, मीन्स 1 1 के लिए ए में वैल्यू कम होने चाहिए, जिससे ए के वैल्यू कंट्रोल आ सकें, कवर कर सकें। इसी तरीके से अगर ऑन टू प्रूव करना है तो बी में, ए टू बी में ऑन टू प्रूव करने में बी में वैल्यू लेस होने चाहिए, मीन्स ए से वैल्यू लेस या बराबर होने चाहिए। अगर हमें 1 1 ऑन टू प्रूव करना है तो दोनों में, अगर मान लो ए में m एलिमेंट है और बी में n एलिमेंट है, तो m इक्वल टू n होना चाहिए। तो ये सब बेसिक था। उसके बाद में हमें क्या था, नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शंस किस तरीके से, अगर यहाँ पर पता करना है हमें नंबर ऑफ फंक्शंस, तो n टू द पावर m, मीन्स कोडोमेन के जितने एलिमेंट है डिवाइडेड बाई टू होल टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। तो ये नंबर ऑफ फंक्शंस था। नंबर ऑफ रिलेशन टू द पावर mn या 2 टू द पावर nm, दोनों एक ही जैसे हैं। इसी तरीके से अगर मान लो फंक्शंस b टू a है तो m पावर n हो जाएगा। अच्छा, अब और क्या था इसमें, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, 1 1 फंक्शन के लिए npm और m फैक्टोरियल, ये था npm। npm में npm को क्या लिख सकते हैं, ncm इंटू एम फैक्टोरियल, सी में लिखते हैं तो इस तरीके से ncm m फैक्टोरियल, अदरवाइज npm, m इज लेस आर इक्वल टू n रहेगा हमेशा। इसी तरीके से अगर हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पता करना था तो हम फॉर्मूला यूज़ करते थे, सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n, n मीन्स जो b में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, -1 टू द पावर n माइनस आर, यहाँ एन सी आर और r टू द पावर m, m मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डोमेन। तो इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पता करते थे। फॉग, अगर ये ऑन टू है तो इसके लिए f का ऑन टू होना जरूरी है। अगर ये 1 1 है तो g का 1 1 1 1 g से पता करते थे, g का 1 1 जरूरी है। इस तरीके से गॉफ मीन जो सबसे पहले दे रखा है इसको ऑन टू होना जरूरी है। अगर ये यहाँ पर ऑन टू दे रखा है, 1 1 दे रखा है तो लास्ट वाला मीन्स f वाला 1 1 होना जरूरी है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया है। अब हम शुरू करते हैं असर्शन रीजनिंग, और बेसिक हमारा जो है वो सीबीएसई के जो 32 मार्क्स हैं उन पर हमने टारगेट किया है, जो एनसीईआरटी से प्लस करने के बाद में पूरा हम पेपर कर सकते हैं जो सीबीएसई में पूछा जाता है। मींस क्वेश्चन नंबर सीबीएसई के आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 18 ये आपका एमसीक्यू चॉइस वाले हैं, 4 चॉइसेस में 1 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 20 ये असर्शन रीजनिंग है, और लास्ट के 3 क्वेश्चन जो हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है या पैराग्राफ टाइप के हैं। तो इनको हम इनको लेकर वीडियो बना रहे हैं। तो जो हम इसके पहले एक्सरसाइज जो हमने लेक्चर हमारा 1.3 था उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 32 तक क्वेश्चन किए थे। अब देखते हैं असर्शन रीजनिंग वाले एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक वही है जो फंक्शंस में पहले हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत रिलेशंस का भी रहेगा, चैप्टर में रिलेशंस भी है। यहाँ देखते हैं इसमें क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन्स स्टेटमेंट 1 असर्शन एंड स्टेटमेंट 2 रीजन
and has following choices A, B, C and D. Mark A, B, C, D. 4 मार्क हमें करने हैं. Only one आप which is the correct. Mark the correct choices. Statement A correct कब लिखना है? जब statement 1 and 2 both are correct and 2 is the correct reason of the assertion 1. Then mark A. Mark B, if both statement 1 and 2 are correct but 2 is not a correct explanation for statement 1. C, if statement 1 is true and statement 2 is false. And in same way mark D, if statement 1 is false and statement 2 is true. So now we are taking questions one by one. Question number 1, assertion reasoning problem, objective type CBSE maths objective series. Statement 1, assertion is let m and n numbers, m and n are natural numbers other than 1 को छोड़ के 1 से ज़्यादा में नंबर होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होता. देन एम एन नेचुरल नंबर है 1, क्योंकि 1 का पावर लगाएंगे यहाँ तो वही रह जाएगा, इसलिए 1 को छोड़ के यहाँ पर आपको 2 पावर एम एन इज ग्रेटर देन n पावर m एंड 2 पावर n एम एन इज ग्रेटर देन m पावर n दे रखा है. तो 2 पावर m एन अगर मान लो a से b कोई फंक्शन बनाया गया है या रिलेशन बनाया गया है, तो रिलेशन जो आएगा, मान लो a में m एलिमेंट है और b में l एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा 2 पावर m एन और नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा n पावर m. इसी तरीके से अगर b टू a रिलेशन बनाया गया है तो नंबर ऑफ फंक्शंस आ जाएगा m पावर n. तो 2 पावर m n नंबर ऑफ रिलेशंस है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस हमेशा नंबर ऑफ फंक्शन से बड़ा मिलेगा, ज़्यादा होंगे, क्योंकि सभी रिलेशंस फंक्शन नहीं होते. कुछ रिलेशंस का मतलब यहाँ से एक कई जुड़ सकते हैं, जबकि फंक्शंस में यूनिक रिलेशंस होना चाहिए, मीन्स यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए. तो सिंपल सी बात है 2 पावर m n मीन्स नंबर ऑफ रिलेशंस हमेशा नंबर ऑफ फंक्शन से ग्रेटर होंगे. तो 2n पावर m या m पावर n कुछ दोनों नंबर से ये हमेशा बड़ा रहेगा. तो स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 2 रीजन दे रखा है बिकॉज एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट रिलेशन नीड नॉट बी ए फंक्शन. ठीक है, क्योंकि रिलेशन हमेशा ग्रेटर रहेगा, क्योंकि एवरी रिलेशन नीड नॉट बी ए फंक्शन. ओनली फ्यू रिलेशंस, ठीक है, आर सेट टू बी फंक्शंस वेयर द पॉइंट ऑफ द डोमेन इज associated uniquely, then only it is a function. So that means statement 2 is the correct reason. Because of this 2 power mn means number of relation is greater than number of functions, or 2 power mn number of relations is greater than number of functions. So therefore statement 2 is the correct reason and statement 1 is the assertion, and behind of assertion statement 2 is the correct reason. तो यहाँ ऑप्शंस A होगा, क्योंकि A मीन्स स्टेटमेंट A 1 and 2 बोथ आर करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन, मीन्स ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन. सेकंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. स्टेटमेंट 1 असर्शन लेट A and B be two sets having m and n elements respectively such that n is greater than m. इस तरीके से कि यहाँ पर m एलिमेंट है और इसमें n एलिमेंट है, यहाँ सेट A मान ले B. तो इस तरीके से अगर देखें हम, तो इसके जो एलिमेंट हैं 1 2 मान लो, यहाँ ए बी मान ले, तो इस तरीके से अगर कहा गया है कि यहाँ एन इसके बी के पास ज़्यादा एलिमेंट है, मीन्स ए के पास कम एलिमेंट है, ए के पास कम एलिमेंट है, तो 1 1 इंजेक्टिव होने के पूरे पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो इंजेक्टिव एलिमेंट के कितने एलिमेंट होंगे? इंजेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? एन पी एम या फिर एन सी एम इंटू एम फैक्टोरियल. तो ये कहा गया एन सी एम इंटू एम फैक्टोरियल, और टोटल फंक्शन कितने होंगे? टोटल फंक्शन होंगे n पावर m. तो टोटल फंक्शन में से ही 1 1 फंक्शन निकाले जाते हैं. इसका मतलब n पावर m इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन सी एम इंटू एम फैक्टोरियल, क्योंकि ये आपका 1 1 फंक्शन है, जबकि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हैं. ये टोटल फंक्शंस हैं फ्रॉम a टू b, फ्रॉम m एलिमेंट टू n एलिमेंट. तो टोटल फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन. तो फर्स्ट ऑप्शन असर्शन 1 इज करेक्ट. सेकंड देखते हैं स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 2 रीजन दे रखा है अ फंक्शन f फ्रॉम सेट A टू सेट B इन एन इंजेक्टिव इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ A इज आर रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ B. मीन्स क्या है? तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है दे रखा है कि ये आपका
फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये तभी आपका सही होगा, मीन्स ये इंजेक्शन तभी होगा इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए आर रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी, मीन्स ए के जो एलिमेंट यहाँ हैं डिस्टिंक्ट अलग अलग एलिमेंट अलग अलग से जुड़े होंगे तभी इंजेक्टिव होगा। तो ये भी बात सही है। और ये इसका मतलब टोटल फंक्शन में से वही फंक्शंस आपके एनसीएम और एम फैक्टोरियल होते हैं जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट रिलेटेड होते हैं। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 का करेक्ट रीजन दे रखा है, तो स्टेटमेंट 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं और बी इज द मीन सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन, मीन्स ए ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है इफ एक्स वाई जेड, इफ एक्स वाई जेड इज ए फंक्शन, मीन्स एक्स वाई जेड फंक्शन है। क्वेश्चन यहाँ देखते हैं इफ एक्स वाई जेड इज gives 1 2 3 is a 1 1 function such that only one of the following statement is correct and the remaining are false, तो एक स्टेटमेंट इसमें सही है और बाकी सब गलत हैं। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में हम आगे देखते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है, ये दे रखा है फर्स्ट पार्ट दे रखा है यहाँ पर। दिया हुआ है कि फर्स्ट इफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, एफ वाई इज इक्वल टू 2 एंड एफ जेड इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ दे रखा है एफ इक्वल टू x2, तो ये पहले ही गलत है क्योंकि यहाँ दिया हुआ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 मीन्स क्या हो गया कि यहाँ दे रखा है एक्स 2 पर जा रहा है, इसका मतलब ये गलत है। तो ये क्वेश्चन में दोनों 2 2 दे रखा है, तो इसको करेक्ट कर देते हैं जिससे तो ये क्वेश्चन जो सही क्वेश्चन बनेगा वो एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 कर दो और एफ वाई इज नॉट इक्वल टू 2 कर दो और एफ जेड इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गलती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, एफ वाई इज नॉट इक्वल टू 2 और एफ जेड इज नॉट इक्वल टू 1। जो करेक्ट इसको इस तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन में 2 2 2 2 दे रखा था, एक नॉट इक्वल टू y2, तो फिर डी ऑप्शन हो जाता है क्योंकि पहला ही गलत हो गया था। तो पहला नहीं, y भी यहाँ 2 दे रखा है जबकि 1 को दे रखा था, तो क्वेश्चन को करेक्ट कर लेते हैं। एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, एफ वाई इज नॉट इक्वल टू 2, एफ जेड इज नॉट इक्वल टू 1। तो इस तरीके से देखते हैं। तो x 3 पर नहीं जाना चाहिए, तो x के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, 1 और 2 हैं। इसी तरीके से y 2 पर नहीं जाना चाहिए, तो y के लिए पॉसिबिलिटीज़ है 1 3 और z 1 पर नहीं जाना चाहिए, तो z के लिए पॉसिबिलिटीज़ है 2 3। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो यहाँ x 2 पर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, x 2 हो सकता है, y 1 हो सकता है, y 1 भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, और z 3 हो सकता है, z 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर पहला वाला एक पॉसिबिलिटी ये सही है, असर्शन सही है, इसको करेक्ट करके किया गया। सेकंड रीजन दे रखा है एवरी इंजेक्टिव मैप, इंजेक्टिव मीन्स 1 1 मैप फ्रॉम अ फाइनाइट सेट टू इटसेल्फ इज ए बाइजेक्शन। ये हमेशा सही होता है कि एक अगर इधर के फंक्शंस हैं और अगर फंक्शंस इक्वल नंबर में हैं, मीन्स जो डोमेन में एलिमेंट हैं और वही को डोमेन में एलिमेंट है, बराबर है, फाइनाइट सेट है, तो हमेशा बाइजेक्शन रहेगा। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 ये आपका थर्ड क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर क्या रखा है, ये एक ऑप्शन सिर्फ है और इसमें क्या रखा है, एवरी इंजेक्टिव मैप फ्रॉम ए फाइनाइट सेट टू इटसेल्फ इज ए बाइजेक्शन। तो ये बाइजेक्शन के बारे में है, यहाँ कुछ और है। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, लेकिन इसका कोई इससे रीजन नहीं दे रखा है, रीजन बन नहीं रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा अगर ये इसको सही किया गया क्वेश्चन, तो अदरवाइज डी होगा, जैसा क्वेश्चन एक्चुअल में दिया हुआ था। वो क्वेश्चन में मिस्टेक थी, तो डी वाला ही ऑप्शन गलत था, पहला ही ऑप्शन गलत था। तो यहाँ पर हमने जिस तरीके से करेक्ट करके किया उस तरीके से क्या बन जाएगा कि x 2 पर जा रहा है, y 1 पर जा रहा है, z पर 3 पर जा रहा है, ये एक रिजल्ट मिल गया। रीजन दे रखा है एवरी इंजेक्टिव मैप फ्रॉम ए फाइनाइट सेट टू इटसेल्फ इज ए, ये भी बात सही है, लेकिन इसका कोई लिंक नहीं है पहले वाले से। तो इसका मतलब क्या हो, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट में असर्शन दिया हुआ है लेट z टू z बी द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये z टू z है, z का मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, z इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये सभी इंटीजर्स होते हैं, डॉट डॉट।
तो यहाँ करें आपका इधर भी जेड होना चाहिए, इधर भी जेड होना चाहिए, मीन 0 -1 -2 इधर भी होना चाहिए, 1 2 ये सब भी वही होने चाहिए, 0 -1 -2 डॉट डॉट सो ऑन, इधर 1 2। तो देखो F0 हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि जेड टू जेड इंटीजर। तो F0 पता करेंगे तो क्या आ जाएगा C। अब C भी इंटीजर होना चाहिए, इधर भी मीन्स ये इसका एलिमेंट होगा। तो C इज एन इंटीजर, बिल्कुल सही है, C इज एन इंटीजर, ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर दे रखा है A + B इज एन इंटीजर। अब A + B अगर यहाँ 1 रख के देखोगे तो A + B + C इंटीजर है। अब C इंटीजर है तो A + B का इंटीजर होना जरूरी है। लेकिन x का वैल्यू भी -1 रख के देखें, मान लो -1 देखें कहाँ पर जा रहा है, तो x का वैल्यू -1 रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा A - B + C। तो यहाँ A - B इंटीजर हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि A + B हमेशा इंटीजर हो, उससे ये कंफर्म किया जा सकता है कि C इंटीजर है, क्योंकि A - B अगर इंटीजर है तब भी यहाँ C इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब करेक्ट तो दोनों है, लेकिन इसके A + B इंटीजर होने की वजह से C इंटीजर है ऐसा नहीं है। इंटीजर x = 0 रख के भी पता किया जा सकता है। तो बोथ आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट ए करेक्ट रीजन, ठीक है, बिहाइंड द असर्शन। इसका मतलब यहाँ भी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द स्टेटमेंट मीन्स असर्शन इज द फंक्शन z to z डिफाइंड बाई f(x) = 5x + 12 इज ए सर्जक्शन। सर्जक्शन मीन्स ऑन टू। तो ये आपका कह रहे हैं ये ऑन टू होना चाहिए। तो f(z to z) ऑन टू ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी आप देखोगे यहाँ अगर मान लो हमने रख दिया इधर z 0 लाना है, तो इसका मतलब 5x + 12 को 0 होना पड़ेगा, f(x) को 0 आएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -12/5। -12/5 तो इनपुट में है ही नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू द z। तो इसका मतलब डोमेन का एलिमेंट है ही नहीं है, तो 0 इमेज ही नहीं रहा। इसका मतलब 0 जो आपका इधर का है कोडोमेन का, ये किसी से एसोसिएट ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब 0 अगर ऐसे बहुत सारे नंबर मिलेंगे, ये 5x + 12 हमेशा इंटीजर ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 गलत स्टेटमेंट दिया रखा है। द फंक्शन रीजन देखते हैं। द फंक्शन R to R डिफाइंड बाई, ये सही है क्योंकि कोई भी नंबर लाइन बना दिया गया है 5x + 12। 5x + 12 मतलब ये इस तरीके से कोई लाइन है -12/5 पर ये कट करते हुए जा रही है। तो यहाँ पर ये बात सही है कि ये आपका ये 1 फंक्शन होगा और ऑन टू भी होगा, बाइजेक्शन होगा, लेकिन ये सर्जक्टिव नहीं होगा। तो अगर पांचवें का फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर फर्स्ट ही गलत है तो डी ऑप्शन, इस तरीके से सेकंड गलत है तो सी ऑप्शन। तो इसमें आसानी से पता, दूसरा अपने आप ही स्टेटमेंट सही होता है अगर क्वेश्चन सही है। 6 पार्ट देखते हैं। द फंक्शन f(r to r) डिफाइंड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ग्रेटेस्ट इंटीजर x में क्या होता है, जो आउटपुट होंगे वो हमेशा इंटीजर होगा, 0 + -1 + -2 + -3 ये सभी होंगे। लेकिन इनमें इनका x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब ये फंक्शन क्या होते हैं, रियल नंबर 2 इंटीजर होते हैं। तो यहाँ कहा गया R to R के रखा है, तो ये क्या है, तो इसका मतलब ये ऑन टू तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बीच के नंबर होंगे रियल नंबर के जो नहीं आएंगे, इसके कोडोमेन में बच जाएंगे। तो कोडोमेन के सभी पार्ट रेंज के पार्ट नहीं हैं, मीन्स इंटीजर ही नहीं है। तो इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं, ऑन टू तो नहीं है, 1 1 भी नहीं है, क्योंकि 1 1 अगर 2.3 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर देखोगे वो भी 2 है, 2.4 का देखोगे वो भी 2 है, तो इसका 2.9 का देखोगे ये भी 2 है। तो इसका मतलब ये 1 1 भी नहीं है, 2.3 भी 2 पर जा रहा है, 2.4 भी, जैसे 2 और 3 के बीच में जितने नंबर हैं, 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर हैं सब 2 पर जा रहे हैं सबका। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 1 भी नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू दे रखा है, सही ऑप्शन दे रखा है। सेकंड दे रखे हैं, सेकंड कहा गया है द फंक्शन f(r to r) डिफाइंड बाई f(x) = mod x इज ऑन टू। ये भी गलत है क्योंकि ऑन टू नहीं, क्योंकि R to R कहा गया है, जबकि mod x का अगर रेंज देखेंगे तो ये केवल पॉजिटिव नंबर होता है, 0 से इनफाइनाइट, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है, 0 को छोड़, 0 को लेकर, और जितने पॉजिटिव नंबर हैं वो सभी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये गलत दे रखा है। तो अगर डी ऑप्शन, ये सी स्टेटमेंट 2 गलत दे रखा है तो सी ऑप्शन करेक्ट होता है और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। तो 6 का सी पार्ट सही है। 7th देखते हैं। 7th क्वेश्चन में, 7th में कहा गया है, 7th में कहा गया है अगर f(r to r) g(r to r) दोनों रियल टू रियल नंबर है, f(x) = x + 1 और g(x) = x + 2, तो fog x देखते हैं। तो gx है आपका x + 2। अब fx + 2 कितना जगह एक नंबर बढ़ जाएगा, मीन्स x + 3। इसी तरीके से
अगर हम गॉफ एक्स जी एफ एक्स देखते हैं, ये आपका एफ ऑफ जी एक्स है। इसी तरीके से गॉफ एफ देखते हैं एक्स, तो जी एफ एक्स आपका है एक्स प्लस वन। अब इसमें कहा गया जी 2 नंबर बढ़ा देता है, तो 1 में 2 और जोड़ जाएगा तो एक्स प्लस थ्री, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड कहा गया द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज कॉम्यूटेटिव, ये ज़रूरी नहीं है, तो इस केस में आ गया है कि गॉफ इज़ नॉट इक्वल टू फॉग ऑलवेज, तो ये हमेशा सही नहीं होता है, फॉर ईच, ठीक है, एफ जी नहीं होता। तो ये इसका मतलब क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन सी है, फर्स्ट वाला सही, सेकंड गलत है। 8th पार्ट देखते हैं। 8th में स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट 1 असर्शन दिया हुआ लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट्स, ए और बी दो फाइनाइट सेट्स है, हैविंग एम एंड एन एलिमेंट रेस्पेक्टिवली सच दैट एम इज लेस आर इक्वल टू एन, मीन्स एम यहाँ एम में और यहाँ एन एलिमेंट है, तो करें एम में कम एलिमेंट है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ वन फंक्शंस, ठीक है, एम में अगर इसके पास कम एलिमेंट है तो नंबर ऑफ ही ठीक है, क्योंकि एन पी एम होना चाहिए या एन सी एम अपान में एम फैक्टोरियल, तो ठीक है, नंबर ऑफ वन फंक्शंस इतने ही होते हैं, तो ये तो बात सही है। अब उसके बाद देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न सही है, तो रीज़न दे रखा है यहाँ पर स्टेटमेंट 2 दे रखा, द फंक्शन ए टू बी इज वन फंक्शंस इफ एंड ओनली इफ, ये इफ होगा, इफ एंड ओनली नहीं, इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर मैप टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेट ऑफ बी, अगर ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट, इसके अलग अलग एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट से एसोसिएट होते हैं तभी वन होता है, तो ये बात सही है। इफ एंड ओनली इसलिए नहीं, क्योंकि अगर ये हैं, अगर एक एक हैं तब हमेशा जो है वन होगा, ये जरूरी नहीं हो सकता फंक्शन ही डिफाइन ना हो, वन हो, लेकिन यहाँ ज़्यादा एलिमेंट कर दिए हो, तो ये कंडीशन ठीक है। इसके लिए ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट केवल इफ लगेगा, तो इफ एफ ए टू वन फंक्शन है तो हमेशा ये बात होगी, अगर वन फंक्शन डिफाइन कर दिया गया तो इसका मतलब ये हमेशा होगा कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट से ही एसोसिएट होंगे, तो ये सही है, इसीलिए फॉर्मूला बना है, इसी से फॉर्मूला बनाया गया है कि अगर पहले वाले के लिए n चांस हैं, दूसरे के लिए n-1 है, इस तरीके से अप टू m टर्म n-1 n-2 सब मल्टीप्लाई करके अप टू m टर्म्स किया जाता है, तो ये फॉर्मूला मिलता है, तो इसी कंडीशन से आया हुआ है। तो 8th का दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन इज द करेक्ट रीजन, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट रीजन टू हैविंग फॉर हैविंग स्टेटमेंट 1, तो ए इज द ठीक है करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से 9th देखते हैं। 9th में कहा गया है द स्टेटमेंट 1 let a and b be two finite sets having m and n elements, then the number of functions from a to b is n to the power m, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद में कहा गया, सेकंड कहा गया एवरी फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b सेट इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b, ये भी सही है, हर फंक्शन a क्रॉस b का सबसेट होता है, फंक्शन हमेशा a क्रॉस b का सबसेट होता है, लेकिन इससे ये रिजल्ट नहीं मिल जाएगा कि कितने होंगे, यहाँ काउंटिंग की बात है तो काउंटिंग परमुटेशन की जरूरत है, तो इसका मतलब ए बी बोथ आर, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट रीजन, इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ होगा, तो 9th का बी सही है। 10th का देखते हैं। 10th में कहा गया है, 10th में स्टेटमेंट 1 असर्शन a function f a to b can not be onto function if na is greater less a, ये कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ ए नंबर बी में अगर ज़्यादा एलिमेंट हो गए तो कभी भी ऑन टू नहीं होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि बी में ज़्यादा एलिमेंट अगर आ गए मीन्स एन इज ग्रेटर देन एम आ गया तो ये कभी भी ऑन टू नहीं होगा, बिल्कुल सही है। ये ए में मान लो एम एलिमेंट है तो अगर कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा एलिमेंट हो जाएंगे तो इनको कवर नहीं कर पाएगा, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि ये ऑन टू नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट दे रखे हैं a function f to on to functions if each element of b has at least one प्री इमेज है, बिल्कुल सही है कि जब इसका हर एक का प्री इमेज होगा तभी ऑन टू होगा, और अगर ज़्यादा एलिमेंट हो गए तो हर एक का प्री इमेज मिलना ज़रूरी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और रीज़न भी सही है, तो 10th का आपका ए ऑप्शन सही होगा। 11 देखते हैं, इफ a इज इक्वल टू 0 1 2 एंड द फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज एन ऑन टू फंक्शन, देन b इक्वल टू, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 0 रखोगे, एक्स स्क्वायर में 0 स्क्वायर माइनस 2 पहला होगा, दूसरा होगा 1 स्क्वायर माइनस 2, तीसरा होगा 2 स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर एक पहला वैल्यू होगा -2,
फिर -1 और यहाँ 4 -2 2। तो ये 0 लिखा हुआ है, इसको सही कर देना 2। तो अगर ये 2 कर देते हो तो सही होगा, नहीं फिर डी ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, अगर आप नहीं सही करते तो यहाँ पर ऑप्शन डी कर देना, और 2 अगर कर देते हो तो आपका तो सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ए टू बी ऑन टू फंक्शन देन एफ इक्वल टू, बिल्कुल सही है कि ऑन टू तभी होगा जब बी इक्वल टू रेंज के इक्वल होगा। एफ ए मीन रेंज से जो आता है वैल्यू, ठीक है। तो एफ ए इक्वल टू बी होगा, तब होगा। तो या तो डी ऑप्शन रख देना, या फिर इसको करेक्ट कर रहे हो तो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि करेक्ट ऑप्शन से करना है तो 2 कर लेना, अदरवाइज ठीक है डी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में दे रखा है स्टेटमेंट 1, एसर्शन दिया हुआ है द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 इज ए बाइजेक्शन, बिल्कुल सही है, ऑड फंक्शन है और एक ही बार एक्स इक्वल टू -1 पर 0 है, बाकी सब जगह इसका 0 मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 12th वाला पार्ट में ये बिल्कुल सही दे रखा है कि ये आपका ये बाइजेक्शन होगा, क्योंकि एक्स क्यूब का ग्राफ जो बनता है वो एक्स क्यूब का इस तरीके से बनता है और एक्स क्यूब प्लस 1 का यहाँ से बन जाएगा ग्राफ। तो ये आपका बिल्कुल सही दे रखा है कि ये 1 और ऑन टू दोनों होता है। इसके बाद में एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन है जब बाइसेक्शन, ये जरूरी नहीं है कि हर एक जितने पॉलिनोमियल हैं जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये नहीं होता, ठीक है, ये 1 1 2 नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सही है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, एक कोई फंक्शन दे रखा है, तो 13 में कहा गया एवरी फंक्शन, हाँ कुछ स्टेटमेंट असर्शन दे रखा, द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, इस बार कहा गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कहा गया इज नॉट 1 1। क्वेश्चन है नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है, इसके लिए रीज़न दे रखा है कि अगर हम F4 देखें, एक काउंटर एग्जांपल दे रखा है, क्योंकि नहीं नॉट के लिए काउंटर एग्जांपल से प्रूव किया जाता, तो F4 अगर देखें और F1/4 देखें तो ये दोनों बराबर दे रहा है, और 4 इज़ नॉट इक्वल टू 1/4, ये बराबर तो नहीं है। मैंने डोमेन के पॉइंट इधर 4 और 1/4 दोनों ही एक ही पॉइंट को एसोसिएट हो रहे हैं, इसका मतलब 1 1 नहीं होना चाहिए। रख के देखते तो F4 का वैल्यू कहा गया 4/17 होगा, तो रख के देखते हैं तो 4/17 आ रहा है, ये 4 स्क्वायर। और F1/4 देखते हैं तो 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 का स्क्वायर 1/16 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 और यहाँ 16 अपॉन में 17, तो 4, ये भी 4/17 ही आ रहा है। तो ये बात तो सही है, इसका मतलब काउंटर एग्जाम्पल भी मिल गया आपको। तो 13th में आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन, यहाँ देखो ये दे रखा है, ठीक है, F4, ये आपका 4 और 1/, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर ए वाला ऑप्शन स्टेटमेंट 1 सही है। और क्यों सही है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 में रीजन दे रखा है, काउंटर एग्जाम्पल दे रखा है, तो 13 का ए इज द करेक्ट चॉइस। तो इस तरीके से 13 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इनको हम एक एक करके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लिए। अब देखते हैं केस बेस्ड प्रॉब्लम, केस बेस्ड स्टडीज देखते हैं कि केस बेस्ड स्टडीज कैसे करना है हमें। तो इनको देखते हैं क्वेश्चन से एक एक। यहाँ पर केस बेस्ड स्टडीज में क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर ये क्वेश्चंस यहाँ हमने लिया है, एग्जाम्पल नंबर 1 करके हैं कि इन 2 डिफरेंट सोसाइटीज़, ये CBSE सैम्पल पेपर से है, इन 2 डिफरेंट सोसाइटीज़ देयर आर सम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स। Raman forms 2 sets with these students on his college project. Let A is equal to A1, A2, A3, A4, A5. A में कोई एलिमेंट है A1, A2, A3, A4 एंड A5 ये है। एंड B is equal to, B कोई सेट है, B में है B1, B2, B3 एंड B4, ये 2 सोसाइटीज़ हैं, ये सोसाइटी 1 और ये सोसाइटी 2। इसमें 4 लोगों को यहाँ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन 5 हैं। अब वेयर ए आई एंड बी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, ठीक है, अब फर्स्ट एंड सेकंड सोसाइटी रेस्पेक्टिवली। यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, इनको ध्यान में रखते हुए
हमें जो है कुछ क्वेश्चंस करने हैं। नंबर फर्स्ट, द मैपिंग एफ A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 A5 B4 मीन्स A4 B4 के पास जा रहा है, A5 भी जा रहा है। तो अब पता करना है 1 1, ठीक है, बट नॉट ऑन टू, गलत है क्योंकि 1 1 नहीं है, A4 A5 दोनों जा रहे हैं। ओनली ऑन टू बट नॉट 1 1, ये सही है क्योंकि ओनली ऑन टू है बट नॉट 1 1 1 नहीं है, लेकिन ऑन टू है सभी B1 B2 B3 B4 सबके सब एसोसिएट हो गए हैं, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 1 1 दे रखा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑन टू है यहाँ। द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B कितने फंक्शंस होंगे? तो A में 4 एलिमेंट हैं और A में 5 एलिमेंट है और B में 4, तो 4/5 ये आ जाएंगे आपके। तो सी वाला करेक्ट ऑप्शन है, नंबर ऑफ फंक्शंस हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम B to A उलट दें, B to A कर दें, तो B के पास है 4 एलिमेंट, इसके पास तो 5/4 नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम B to 5/4, B इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ देखते हैं, द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम A to B। 1 1 फंक्शन के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर 1 1 फंक्शन कहा गया फ्रॉम A to B, तो A में 4 एलिमेंट हैं, तो A में अगर A में 5 एलिमेंट है, B में 4 हैं, तो A में ज़्यादा एलिमेंट हो गए हैं। और हमें पता है 1 1 के लिए ज़रूरी क्या होता है, इसके पास एलिमेंट कम होने चाहिए, तो यहाँ पर m इज़ ग्रेटर देन n कर दिया गया है, m इज़ 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो एक भी 1 1 फंक्शन नहीं होगा क्योंकि 1 1 अगर 4 ले भी गए तो यहाँ 4 को एसोसिएट होगा, एक बच जाएगा, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 0, फ्रॉम A to B 0, तो यहाँ डी ऑप्शन सही है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में कहा गया है कि द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम A to B। अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन देखते हैं, तो ऑन टू फंक्शंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑन टू फंक्शंस के लिए फॉर्मूला पहले से ही हमने फर्स्ट इसके पहले वाली वीडियो में भी बना रखा है, यहाँ भी थोड़ा बहुत हिंट दे दिया था रिवीजन के लिए कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन किस तरीके से यहाँ पर तो वैल्यू रखा जाता है R इज इक्वल टू 1 to n यहाँ पर हमारे पास है ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम A to B, तो B में हमारे पास कितने फंक्शंस हैं m to n 4 है, तो R इक्वल टू 1 to 4, और यहाँ पर है -1 to the power n minus r, यहाँ आपका NCR एंड R to the power m 5 दे रखा है 5 एलिमेंट से। तो कितने यहाँ ऑन टू फंक्शन बन गए, इस फॉर्मूले से ड्राइव करते हैं। तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो पहला हो जाएगा -1 का पावर मीन्स -1 का पावर n की जगह पर यहाँ पर 4 है, तो 4 - r, तो 4 - 3 -1 क्यूब, यहाँ हो जाएगा 4C1 1 का पावर 5, फिर माइनस के बाद प्लस लगेगा, अल्टरनेट चलता है, तो यहाँ पर 4 - 2 में 2, तो यहाँ क्या जाएगा 4C2 यहाँ 2 पावर 5 प्लस इसी तरीके माइनस आएगा यहाँ -4C3 यहाँ 3 का पावर 5, लास्ट में 4C4 और यहाँ पर 4 to the power 5। तो ये सभी कैलकुलेट करेंगे, ये नंबर माइनस में आएगा, तो -4 यहाँ आ जाएगा 4C2 का मतलब 6 होता है, 4 × 3/2, 2 पावर 5 मीन्स 32। इसी तरीके से यहाँ पर -4C3 मीन्स 4 और 3 पावर 5 होता है 243, 4C4 का मतलब 1, 4 पावर 4 1024। तो प्लस वाले कितने आ जाएंगे 6 × 32 1034। तो इसको देखोगे तो आपका कितना आ जाएगा -4, यहाँ आपका आएगा -4 और 6 × 32 मल्टीप्लाई या -4 और ये दोनों कॉमन कर लेंगे तो -4 × 243 + 1 244 आ जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा 6 × 32, 6 × 32 करोगे तो 192 आ गया, प्लस में 1024, तो इसको माइनस करोगे इसमें से, और ये -2 ये कितना आ जाएगा -4 4 जो 16 और 4 से 77 और 4 2 8 और 9, ये आ जाएगा माइनस में 976 और प्लस में आ गया 1216, तो इसको घटाओगे तो 240 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं 240 कौन सा ऑप्शन है, 240 फर्स्ट ये ऑप्शन है, तो यहाँ पर फिफ्थ का ए पार्ट करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से 5 पार्ट केस स्टडीज में दिए गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरा केस स्टडीज। दूसरा केस स्टडीज है, दूसरा भी एग्जाम्पल हमने CBSE से ही लिया है। तो यहाँ देखते हैं क्या है इसमें,
हमें ये इसको पेज को ये लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर? क्वेश्चन दे रखा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस अंडर 2 different categories, boys and girls, totally 250 participants. There were 250 participants. Among all of them, finally 3 from category 1. कैटेगरी 1 से हमें 3 लोगों को लेना है। कैटेगरी 1 से हम 3 लोग लिए जा रहे हैं। एक कैटेगरी के 3 लोग, मान लो 1 2 3 इस तरीके से। एंड कैटेगरी 2 वर सेलेक्टेड, हाँ कैटेगरी 2 से हम ले रहे हैं, वर सेलेक्टेड फॉर द फाइनल रेस। हाँ कैटेगरी 1 से 3 और 2 फ्रॉम कैटेगरी 2 लिए जा रहे हैं। रवि, ठीक है, फॉर्म्स 2 सेट्स बी एंड जी ऑफ दीज पार्टिसिपेंट्स फॉर हिज कॉलेज प्रोजेक्ट। रवि ने क्या किया, बी और जी 2 सेट बनाए। तो देखते हैं किस तरीके से, अगले पेज में दिया हुआ है कि 2 सेट इसने बनाए। अब इनमें 2 सेट किस तरीके से हैं? लेट बी सेट कोई बनाया, बी सेट यहाँ पर बनाया है, B1 B2 B3 और जी सेट बनाया। मतलब बी सेट में 3 एलिमेंट हैं, कौन कौन से? B1 B2 B3। इसी तरीके से जी सेट में है G1 G2 2 एलिमेंट हैं, वेयर बी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ बॉयज सेलेक्टेड एंड जी द सेट ऑफ गर्ल्स वर सेलेक्टेड फॉर द फाइनल रेस। तो बी में बॉयज हैं और जी में गर्ल्स हैं। और रवि डिसाइड्स टू एक्सप्लोर दीज सेट्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑफ फंक्शन एंड फंक्शंस। बहुत से रिलेशन और फंक्शन इसमें सोचने की कोशिश करता है। तो यहाँ देखो ये सारी चीज़ें सोर्स बेस्ड आपकी प्रॉब्लम है। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे, कुछ नए क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप कुछ उसमें क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, मीन्स जो आप मैथ्स पढ़ रहे हो केवल पेपर पर नहीं रहेगा, वो रियल लाइफ में किस तरीके से उसको एप्लीकेशन से उसको देखना है। कि रवि विशेष टू फॉर्म ऑल रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी, हाउ मेनी सच रिलेशंस आर पॉसिबल। तो कितने रिलेशंस होंगे? तो यहाँ रिलेशन देखो, बी में 3 एलिमेंट हैं और जी में आपके 2 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ बी क्रॉस जी कितना हो जाएगा? 6, 3 into 2। तो कितने रिलेशन हो जाएंगे? 2 to the power 6। तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 to the power 6 दैट इज 64। तो 64 रिलेशन होंगे, मीन्स 2 to the power 6। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। रवि वांट्स टू नो अमंग दीज रिलेशंस हाउ मेनी फंक्शंस फ्रॉम बी टू जी। अब फंक्शंस कितने होंगे? तो यहाँ 3 एलिमेंट हैं, यहाँ 3 हैं और यहाँ 2 एलिमेंट हैं। तो 2 power 3 मीन्स 8 एलिमेंट होंगे। तो 8 फंक्शंस होंगे। तो 2 power 3 डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट एफ इज ए मैप फ्रॉम बी टू जी बॉयज टू गर्ल्स डिफाइंड बाई B1 G1 B2 G2 B3 G1 देन एफ इज। अब देखो B1 आपका किसके पास जा रहा है? G1 के पास जा रहा है और B3 भी G1 के पास जा रहा है और B2 इसके पास जा रहा है। तो 1 1 तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ऑन टू होगा। तो सर्जेक्टिव है ये, इंजेक्टिव नहीं है। नादर नहीं है, सर्जेक्टिव तो है, सर्जेक्टिव एंड नहीं, दोनों नहीं है। तो केवल सर्जेक्टिव है, ऑन टू है। सर्जेक्टिव में ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, रवि वांट्स। फोर्थ पार्ट है रवि वांट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम बी टू जी। कितने इंजेक्टिव हो सकते हैं? हाउ मेनी नंबर्स आर इंजेक्टिव फंक्शंस आर पॉसिबल। तो इसमें देखो पहले वाले में क्या है? 3 एलिमेंट है तो और दूसरे में 2 है, तो इंजेक्टिव फंक्शन नहीं एग्जिस्ट होगा क्योंकि इंजेक्टिव के लिए 1 1 होना जरूरी है। 1 1 वही को कहते हैं। तो इसका मतलब हमेशा जो पहले एलिमेंट है ये हमेशा n से कम या होने चाहिए, कम या बराबर होने चाहिए। तो ये 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट, ठीक है, लेसर इक्वल टू 2, ये सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो? एक भी नहीं होगा। तो 0 इज द करेक्ट। यहाँ 0 फैक्टोरियल भी, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं, 0, ठीक है, करेक्ट 0। फिर पार्ट देते हैं द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस। अब यहाँ पर सर्जेक्टिव फंक्शन पता करना है। सर्जेक्टिव का मतलब है ऑन टू फंक्शंस। तो ऑन टू फंक्शंस का फॉर्मूला, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस में रहे, क्योंकि फॉर्मूले भूलने का डर रहता है। तो यहाँ देखते हैं सर्जेक्टिव किस तरीके से। सर्जेक्टिव फंक्शंस का फॉर्मूला क्या है कि सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, n मतलब नंबर ऑफ बी में जो नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ 2 है, इसका वैल्यू दे रखा है। तो और -1 to the power n minus r NCR और r to the power m, ये फॉर्मूला है। m से m, तो m का वैल्यू यहाँ 3 दे रखा है और n का वैल्यू 2 दे रखा है। तो हम इसको देखते हैं, n की जगह 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सबसे पहले -1 का पावर 2 - 1 मीन्स 1 और यहाँ पर NCR मतलब 2C1 R 2C1 R मीन्स 1 to the power 3।
प्लस में, क्योंकि एक बार माइनस से शुरू हुआ तो प्लस में 2c2, यहाँ पर क्या जाएगा 2⁻3। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ गया -1 × 2 मीन्स -2, प्लस में यहाँ आ जाएगा 2c2 का मतलब 1 × 2 क्यूब 8, तो 8 - 2 6। तो आंसर क्या आ जाएगा 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ कितने कितने ऑन टू फंक्शन होंगे 6, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। ये हमारा था बॉयज़ गर्ल्स का। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ दे रखा है क्वेश्चन, ये है, यहाँ देखते हैं क्या रखा। राजीव विजिटेड द एग्जीबिशन along with her family. The exhibition had a huge swing, कोई झूला है, swing में झूला, which attracted many children. Raji found that the swing traced a parabolic path y = x²। y = x² का कर्व कैसे बनता है, y एक्सिस में और x पॉजिटिव ही, x प्लस माइनस दोनों मीन्स ये x² कर देना, तो y हमेशा प्लस y की तरफ, मीन्स इस तरीके से कोई स्विंग इस तरीके से जा रहा है, ऐसे कोई झूल रहा है। तो यहाँ पर आपको पता क्या करना है, जो आगे पूछा गया है उसको देखते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में कहा गया है आंसर द फॉलोइंग, ये आपका स्विंग्स बना रखा है, तो इसमें क्वेश्चंस में आपको ये पता करना है। देखते हैं क्या क्या पूछे। ये यहाँ पर ये ऐसे झूला बना रखा है और इस इमेज इसका पाथ क्या है, पैराबोलिक है, इस तरीके से इसका है y = x², पैराबोला टाइप का है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, यूजिंग द एबव इंफॉर्मेशन। सबसे पहले लेट f(r)(r) बी डिफाइंड बाय fx = x² इज, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो fx = x² कोई फंक्शन है, तो हम देखते हैं f1 का वैल्यू भी 1 आएगा, f-1 का वैल्यू भी 1 आएगा, तो 1 की इमेज भी 1 है, -1 की भी इमेज 1 है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये आपका 1 1 तो नहीं है। ऑन-टू की बात करेंगे तो x² हमेशा क्या होगा, >0 होगा, तो इसका हमेशा जो रेंज आएगा वो 0 to ∞ आएगा, नॉन नेगेटिव नंबर आएगा, 0 हो सकता है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है नाइदर 1 1 नॉर ऑन-टू, तो नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव। सर्जेक्टिव मीन्स ऑन-टू और इंजेक्टिव मीन्स 1 1, तो 1 1 बोलते हैं, सर्जेक्टिव का नाम ऑन-टू है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, नहीं 1 1 है नहीं ऑन-टू है। fn to n नेचुरल नंबर कर दिया गया। अब fx = x² कहा जाए, नेचुरल नंबर ही अगर सेट में डोमेन के लिए आ गया 1 2 3, तो इधर क्या आ जाएगा 1 2 3, इधर भी मान लो सब यही है, तो 1 का 1 इमेज होगा, 2 जाके 4 इमेज होगा, 3 इसी तरीके से 9 होगा, तो बीच में 2 3 ऐसे बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जो एसोसिएट नहीं होंगे। तो इसका मतलब 1 1 तो है, हर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो मौजूद है, लेकिन ऑन-टू नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव है बट नॉट सर्जेक्टिव। तो इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो सी वाला ऑप्शन, सेकंड का सी वाला ऑप्शन माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव नहीं दे रखा है, बट नॉट सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे 2 हैं 3 हैं 5 है 6 है 7 है बीच के, वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो ये आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड पार्ट, लेट f1 2 3 एंड 1 4 9 इस बार चेंज कर दिया गया है, कि आपको कहा गया है कि फंक्शन आपको लेना है, उसके लिए डोमेन सेट में एलिमेंट कैसे दे रखे हैं, कि कहा गया डोमेन में किस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से सभी नेचुरल नंबर हैं, लेकिन कोडोमेन में 1 4 9 केवल परफेक्ट स्क्वायर हैं, 16 ये सभी नंबर हैं, यहाँ पर केवल परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है। फिर कहा गया fx = x², अब इसमें बीच के नंबर हटा दिए गए, केवल परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हैं, ये केवल परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हैं। जब केवल परफेक्ट स्क्वायर वाले अगर कोडोमेन में है तो ये तो सबके इधर आएंगे, 1 का स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9, तो ये आपका 1 1 ऑन-टू फंक्शन बन जाएगा। इसका मतलब बाइजेक्टिव है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर जो आपका वैल्यू है बी वाला वो एफ ए कर दिया गया है, f = b कर दिया गया है, मीन्स कोडोमेन में एलिमेंट रेंज के बराबर ही रख दिया गया है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ कहा गया है fn to n, फोर्थ पार्ट है fn to n बी डिफाइंड fx = x², रेंज ऑफ द फंक्शंस एमंग द फॉलोइंग इज, fn to n कहा गया है, तो इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या होगा अभी देखा ही 1 4 9, अगर नेचुरल नंबर है 16
25 मीन्स जितने नंबर हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये सभी रेंज हो जाएंगे, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो ये सभी रेंज में आ जाएंगे। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट में कहा गया है, इसमें फिफ्थ पार्ट कहा गया है द फंक्शन जेड टू जेड एफ एक्स इक्वल टू डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। करें इंटीजर से, अगर इंटीजर है तो ये किस तरीके से है कि आपका नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है ये है। तो यहाँ देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर एफ आपका यहाँ दिया हुआ है, एफ आपका दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मैप दे रखा है जेड टू जेड, एफ इज इंटीजर टू इंटीजर। तो इसका मतलब एफ वन वाला किस पर जाएगा, 1 पर जाएगा, एफ माइनस वन भी 1 पर जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर देना है। तो 1 1 तो नहीं है, नॉट 1 1 तो नहीं है। अब ऑन टू देखते हैं, तो बहुत सारे नंबर हैं, देखो जेड यहाँ पर, जेड में नेगेटिव नंबर भी आएंगे, 0 -1 -2, तो माइनस वाले किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, किसी भी इंटीजर के नहीं होते। तो इसका मतलब ये है दे ऑन टू भी नहीं है, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो इसका मतलब नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। तो फिफ्थ का ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से ये हमने फंक्शंस पर मीन चैप्टर 1 हमारे यहाँ कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 6 केस स्टडीज़ ले लिए, 3 रिलेशंस पर, 3 फंक्शंस पर, और लगभग में 64-65 क्वेश्चन MCQ ले लिए, ठीक है। और असर्शन रीजनिंग भी हमने लिया है, लगभग में 25 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के। तो ये हमारी चैप्टर 1 का कंप्लीट हो गया। इससे बाहर के क्वेश्चन ना तो CUT में बनेंगे और ना ही आपके बोर्ड में आएंगे, CBSE बोर्ड में। तो चैप्टर 1 से इस तरीके से चैप्टर 1 के हमारे पास एक लेक्चर हैं 1.1, 1.2 जो रिलेशंस पर हैं, 1.3 एंड 1.4 ये फंक्शंस पर हैं। तो इस तरीके से हमारे कंप्लीट हो रहा है चैप्टर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में MCQ, प्लस में असर्शन रीजनिंग और प्लस में केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन बन सकते हो सारे हमने कवर कर दिए हैं। अगर ध्यान से इसको सुना जाए, ठीक है, ध्यान से इसको किया जाए तो ठीक है, तो ये आपके इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस और आंसर मैं डिस्क्रिप्टिव में, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओके, थैंक यू।